नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने जब से ऐलान किया है कि वो 18 महीने के अंदर तकरीबन 10.5 लाख लोगों को नौकरी देगी, तब से उनकी पार्टी से लेकर और गुलाम मीडिया तक जश्न के मूड में है। आदतन वे इसे भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोदी जी के इस कदम से बेरोजगारी दुम दबाकर भाग जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि देश में फिलहाल 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और हर साल 1 करोड़ लोग और बेरोजगारों की कतार में शामिल हो रहे हैं। बेरोजगारी की दर इस समय 8% है, जो कि ऐतिहासिक तौर पर सबसे अधिक है। हकीकत ये भी है कि 2014 में मोदी ये कहते हुए सत्ता में आए थे कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इस हिसाब से 8 साल में उन्हें 16 करोड़ रोजगार लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था और 10 साल पूरे होने पर 20 करोड़ लोगों को। लेकिन ऐसा करना तो दूर, तकरीबन 1 करोड़ लोग और इस दौरान रोजगार गंवा चुके हैं। अब मोदी जी को 2024 का चुनाव दिख रहा है और वो तो इस घोषणा से फील गुड कराना चाहते हैं लोगों को, उन्हें बहलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। हो सकता है कि चुनाव जीत भी लें, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के तमाम छल छद्म आते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या इससे बेरोजगारी पर कोई असर पड़ेगा? केंद्र और राज्य सरकारों में 60 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन 10 लाख नौकरियों से क्या होने जा रहा है? सवाल ये भी है कि कहीं ये उनका एक और चुनावी जुमला तो नहीं है। ये सवाल नहीं है, बल्कि इस सवाल में उत्तर भी छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो है कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उससे आखिरकार बेरोजगारी को पर अंकुश लगाने में कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से ये पूरा खेल समझना चाहूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल तो ये है कि आप इसे जुमले के तौर पर देखते हैं, चुनावी हथकंडे के तौर पर देखते हैं, या एक ईमानदार प्रयास के रूप में देखते हैं कि जब इतनी अर्थव्यवस्था की हालत पतली है और सुधरती हुई भी नहीं दिख रही, तब भी सरकार 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है। देखिए, इस समय हम लोग पैंडेमिक से निकल ही रहे थे और अब यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। तो अर्थव्यवस्था में जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब एक तरफ तो ग्रोथ नहीं हो रही है। हालांकि ऑफिशियल तरीके पे बताया जा रहा है कि 8% की ग्रोथ रहेगी, पर मेरा मानना है कि वो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र की ग्रोथ है, वो असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ नहीं है। अगर असंगठित क्षेत्र को उसमें जोड़ लें तो इस समय ग्रोथ करीब करीब 0 के बराबर है। और ग्रोथ नहीं होने से क्या होता है कि जो नौकरियां नहीं पैदा होती हैं अतिरिक्त, और असंगठित क्षेत्र में खासकर जब मुश्किल आ गई है और डिमांड संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर गया है, तो नौकरियां और भी कम आएंगी। क्योंकि जो नौकरियां संगठित क्षेत्र में आती हैं वो 94% होती हैं। अगर वहाँ पे नहीं जो रोजगार पैदा होगा तो और भी ज़्यादा हालत खराब होगी। अब यूक्रेन का युद्ध आ गया, उससे और भी हालत खराब हो गई, क्योंकि जो आपने देखा कि इन्फ्लेशन का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है 40 साल के, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी तेज़ है। तो उससे और भी ज़्यादा हालात गड़बड़ाएंगे। तो एक तरफ ग्रोथ नहीं हो रही, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तेज़ है, तो इसका असर हमारे मांग पे पड़ेगा, मांग का असर पड़ेगा जॉब पे। तो इसलिए जॉब तो क्रिएट नहीं होने वाले हैं, ये तो साफ बात है। अब ऐसी स्थिति में सरकार अगर कहे कि हम अपने जो पद हैं पद में नियुक्ति कर देंगे, यानी कि जैसे आपने कहा 60 लाख पद खाली हैं, अगर उसमें से 10 लाख पद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्ति हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। नहीं तो जैसे आपने कहा कि इस समय 9 करोड़ लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है या उन्होंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत है। तो उनके सामने अगर कुछ भी मिलता है तो उनको लगेगा कि कुछ तो मिला, और ये डिमांड रही है पब्लिक की भी और जो ऑपोजिशन है कि भाई ये तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है कि आप सरकारी नौकरियां तो आप भरिए, अगर आप बाकी नहीं कुछ कर पा रहे तो सरकारी नौकरियां तो भरिए, कुछ तो करें। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, सरकार में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, इनमें भर्तियां करिए, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये बस इतना ही है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो सरकार के हाथ में है। बाकी सरकार को लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है कि हम 9 करोड़ नौकरियां
जो बैकलॉग है उसको पूरा करें और उसके बाद 1-1.25 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां हर साल पैदा करें। तो इसलिए ये एक तरह से एक मतलब एक जैसे कहते हैं बैलून है कि आपने वो बैलून उछाल दिया है कि अब ये लोगों को लगेगा कि जैसा सरकार कुछ कर रही है, तो सरकार दिखाना चाह रही है, और इसीलिए आपने जैसे कहा पूरा मीडिया है, सरकार है, वो जुट गई है इसको कहने में कि अब सरकार ने बहुत कर दिया है, जो सरकार के हाथ में वो बहुत सारा कर दिया है। पर अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। इससे अभी हमारे रोजगार की समस्या जो है वो हल होने वाली नहीं है। ये केवल एक फील गुड फैक्टर पैदा करने के लिए है। चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में हाय हाय हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार नहीं है। असंगठित क्षेत्र की बात आप कर ही रहे हैं कि वहां तो बहुत बुरी हालत है, संगठित क्षेत्र में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो एक ये तिनका फेंक कर लोगों को बहलाने का तरीका है, एक जुमला और कि हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन क्या ये कोई किसी तरह से एक वर्ग को ही सही कोई राहत पहुंचाएगा क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस समय जरूरत है करीब करीब 10 करोड़ जॉब्स की, जो डिसेंट जॉब्स हो, और उसमें अगर हम 10 लाख देते हैं तो 1% के बराबर है ना। जो जरूरत है उसका 1% हम पूरा कर रहे हैं। पर लेकिन लोगों को सरकारी नौकरियों में बहुत वो होता है, जैसे कि जब उत्तर प्रदेश में 2015 में 360 नौकरियां पियोन की निकली, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक एमटेक थे, बीकॉम एमकॉम थे। तो यानी कि लोग सरकारी नौकरियों को समझते हैं कि परमानेंट जॉब है, कुछ तो राहत। तो उस माने में कहा जा सकता है कि हाँ, लोग मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं निकलने वाला। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये कर तो रहे हैं, पर ये सिर्फ 1% जो आपको करना चाहिए उसका 1% सिर्फ है, तो समाधान नहीं है। लेकिन हाँ, लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अच्छा कुछ नौकरी मिली, जैसे कि रेलवे की थी तो 35,000 नौकरियों के लिए 1.2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया उसके लिए, और 7 लाख लोगों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो वहां पे भी आपने देखा कि जब 7 लाख लोगों को इंटरव्यू बुलाया गया तो बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि जिनको नहीं बुलाया गया उनको लगा कि अब हमारे चांस चला गया। तो मुझे डर ये है कि ये मतलब अभी तो लग रहा है कि हमने 10 लाख नौकरियां 18 महीने में हम कर देंगे, और ये जब कहा जाता है कि अब 18 महीने में करेंगे या बाद में करेंगे, तो पता भी नहीं कि पूरा करेंगे या नहीं करेंगे उस समय। अब जैसे कि ये अभी जो नया जो किया है कि आर्मी के रिक्रूटमेंट का जो ये सारा जो ढांचा बदल दिया जाएगा, अब वहां पे भी कोशिश है कि लोग कम एम्प्लॉय किए जाएं, क्योंकि जब उससे पेंशन का जो है और जो सैलरी का बजट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अगर वहां पे आप कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप 10 लाख देंगे 18 महीने में, पर हो सकता है ना दे 10 लाख, पर कहने के लिए हो जाएगा कि हम 10 लाख दे रहे हैं। तो नहीं, मुझे लेकिन ये मोदी जी का तो रिकॉर्ड रहा है, जो कहता है कभी पूरा नहीं हुआ, हाँ, जो उन्होंने कहा है कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये एक जुमले की तरह उछल गया है, लेकिन पूरा होने की संभावना 18 महीने में। वैसे भी हम देखते हैं कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनकी प्रोसेस कितनी लंबी चलती है। अभी तैयारियां होंगी, फिर वांट्स निकलेंगी, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आएंगी, फिर तो ये पता नहीं 5 साल इसी में निकल जाएंगे। जी हाँ, तो ये इसीलिए मैंने कहा कि 10 लाख का अनाउंसमेंट तो हुआ है, पर कितनी 18 महीने में नौकरियां दी जाएंगी ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं वो प्रोसेस भी लंबा होता है। फिर सरकार की मंशा भी बदल सकती है कि सरकार सोचे कि भाई हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, और डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हम जो है पेंशन पे और जो सैलरीज पे बजट अपना कम करें। तो वो भी एक वजह हो सकती है। जैसे कि अगर आर्मी में आप ये कर सकते हैं तो सिविलियन उसमें भी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और अब भी ये कह रहे हैं कि अब हम जब वहाँ पे कटौती करेंगे, अभी 45,000 जब प्रति वर्ष का ही रिक्रूटमेंट की बात है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो एक तरह से हवा में हैं, अभी प्रोमिसेस हैं, कितना डिलीवर लेकिन अरुण होगा। जी, लेकिन अरुण जी, चुनाव जीतना है सरकार को 2024 का, और उसके पहले एक खुशनुमा माहौल बनाना है। कुछ ऐसी घोषणाएं लगातार होंगी, अब समय शुरू हो गया है। ये पहली घोषणा नहीं, इसके पहले भी कुछ घोषणाएं हो चुकी हैं, और अब ये सिलसिला एक के बाद एक आता रहेगा, और हमारा मीडिया उस पर तालियां बजाता रहेगा। और एक वर्ग जो एक खास विचारधारा के प्रति उसमें रुझान पैदा हो गया है, खास तरह की चीजों की वजह से भक्ति भाव पैदा हो गया है, वो इसी में खुश हो जाएगा कि कुछ हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो देखिए उनके साथी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो उनको तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो तो इसको जो प्रोपेगेंडा करेंगे ही।
कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन सवाल ये है कि आज की जो परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब मतलब दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब यानी कि दाम गिर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब है कि दाम के बढ़ने की दर कम हो गई है, पर दाम बढ़ रहे हैं। तो दाम जब तक बढ़ते रहेंगे तो असंगठित क्षेत्र की हालत खराब होती रहेगी। बहुत सारे लोग जो संगठित क्षेत्र में, उनकी भी हालत खराब होती रहेगी। जब ग्रोथ रेट गिर जाएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे कि ज़्यादातर नौकरियां हैं, अगर आप देखें तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। सरकारी नौकरियों में तो 2-2.5% ही लोग काम करते हैं। तो सरकारी नौकरियों से समस्या नहीं हल होने वाली। तो ये जो यूथ के सामने एक समस्या है आज, कि जो जितना आप ज़्यादा शिक्षित हैं उतनी आपकी बेरोजगारी ज़्यादा है, वो तो समस्या हल होने वाली नहीं है इस सब से। और अगर यूक्रेन युद्ध चलता रहा तो ये समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। दुनिया में मंदी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया में मंदी हुई तो हमारे यहाँ भी मंदी आएगी। तो इस सब से मुझे लगता है कि ये आने वाले 4-6 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे। इसमें जैसे जैसे समस्या खराब होगी, मुझे लगता है कि ये लोग परेशानी में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये परेशानी मतलब आप प्रोपेगेंडा से उस समय नहीं कवर कर सकते। जब स्थिति इतनी बिगड़ी ना हो, उस समय आप प्रोपेगेंडा करके कर सकते हैं। लेकिन आप गोदी मीडिया से भी ये चाहे करवा लें, पर जब लोगों की अपनी हालत खराब होगी तो उसका असर इतना नहीं होगा। लोग कहेंगे भाई हमारे पास खाने पीने का कम हो गया है। अब जैसे श्रीलंका है, हमारी स्थिति अभी श्रीलंका जैसी नहीं है, पर लेकिन श्रीलंका में देखिए कितनी तेजी से स्थिति बिगड़ी है और एकदम से उथल पुथल हो गया है। पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में भी स्थिति काफ़ी खराब है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मतलब ठोस कदम उठाएं। ठोस कदम क्या उठाए जा सकते हैं इस समय? इस समय सप्लाई बॉटलनेक जो है, सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे जो है काम बढ़े। उसके लिए जो सप्लाई बॉटलनेक्स जो चारों तरफ हैं वो कम हो जाएंगे अगर हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। तो असंगठित क्षेत्र को चाहिए क्या? उनको चाहिए कि क्रेडिट उनको मिले, उनको टेक्नोलॉजी मिले और उनको मार्केटिंग मिले। तो इसके लिए कोऑपरेटिव बनाने चाहिए। जब आप कोऑपरेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र बेहतर करेगा। जीएसटी को आप लास्ट पॉइंट टैक्स कर दीजिए। जीएसटी का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि हालांकि जीएसटी असंगठित क्षेत्र पे लागू नहीं होता है, लेकिन इनपुट क्रेडिट उनको मिलता नहीं तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। इनपुट क्रेडिट वो दे नहीं पाते तो उनका जो दाम बढ़ जाता है, तो डिमांड संगठित क्षेत्र की तरफ चली गई। मैं हिंदुस्तान लीवर को कोट करता हूँ, अभी उनकी 3 हफ्ते पहले एनुअल रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा जो छोटे छोटे जो उद्योग वगैरह थे वो अब जो डील नहीं कर पा रहे आज की स्थिति से, तो डिमांड हमारी तरफ आ गई, हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया। तो जब वैसे अर्थव्यवस्था ठीक काम नहीं कर रही, उनका मार्केट शेयर बढ़ गया, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये दिखा रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको सपोर्ट चाहिए और उसके लिए जीएसटी रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जीएसटी रिफॉर्म के साथ साथ ये जो मार्केटिंग, फाइनेंस और ये जो मैंने कहा क्रेडिट, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करे सरकार। इस पे पूरा पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि वो जो अभी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं कि बिजनेस को जो है कंसेशन दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस तो तब इन्वेस्ट करेगा जब डिमांड होगी, तो डिमांड क्रिएट करना जरूरी है। डिमांड के साथ सप्लाई भी चले तो दोनों काम होंगे। अरुण जी, लेकिन ये सरकार का रवैया तो शुरू से साफ रहा है कि हम नौकरियों की जब बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते हैं। ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब पकौड़ा अगर तल रहे हैं तो वो भी एक रोजगार है। तो पकौड़ा तले, लोग अपने रोजगार ढूंढें। हम तो 10 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, बाकी तो नौकरियां पैदा हो रही हैं इंडस्ट्री में। ये सरकार का दावा रहा है, शुरू से स्टैंड रहा है। वो 2014 की घोषणा के बाद सरकार ने अपने बयान को थोड़ा सा इधर उधर किया है और इस तरह से पेश करना शुरू किया है कि हमने ये नहीं कहा था कि हम देंगे नौकरी, नौकरियां पैदा होंगी, और नौकरियां पैदा हुई हैं, ये कह रही है सरकार। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई मुआवजा नहीं मिलता कि अगर आप जो नौकरी नहीं है आपके पास तो आपको कुछ मुआवजा मिलेगा। तो जैसे कि एडवांस कंट्रीज में होता है कि अगर आपका रोजगार चला गया तो आप इंतजार करते हैं कि आपको सही रोजगार मिल जाए। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं वो बेरोजगार नहीं रह सकते, उनको तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। तो इसको रेजिडुअल जॉब कहते हैं। ये सिस्टम जॉब नहीं जनरेट कर रहा, इसमें तनख्वाह भी बहुत कम है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत कमज़ोर है और इसमें आपके जो स्किल है उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें तो अपना जो जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम है उसको तेज करना चाहिए। मतलब हमें, जैसे मैंने कहा कि माइक्रो सेक्टर है, उसमें एमएसएमई का 97.5% एम्प्लॉयमेंट होता है।
अब वही अगर पिटेगा तो फिर बेरोजगारी खूब बढ़ेगी। तो हमें जो माइक्रो सेक्टर है उसको सारा सपोर्ट देना चाहिए कि कैसे वहां पे रोजगार पैदा हो। और जो अभी हो रहा है कि हम संगठित क्षेत्र को जब फायदा पहुंचा रहे हैं और असंगठित क्षेत्र जब पिटता चला जा रहा है, तो डिमांड शिफ्ट हो रही है, उससे वहां पे बेरोजगारी और बढ़ रही है। तो ये जो पकौड़ा तलने वाली बात आपने कही, वो तो एक रेजिडुअल जॉब है कि मतलब जब आप पास कुछ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। सिर पे आप जो बोझा ढोएंगे, ठेला करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, कुछ सड़क पे आप कुछ और जो चना बेच लेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको मैं रेजिडुअल जॉब क्रिएशन कर रहा हूँ। वो सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। सिस्टम जब जब जनरेट करेगा जब हम माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देंगे, वहां पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वो जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है वो एक सही ढंग का एम्प्लॉयमेंट होगा और वहां पे लिविंग वेज मिलती रहे लोगों को, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाके अर्थव्यवस्था जो है ठीक ढंग से चलेगी। अभी तो जो सरकार कर रही है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, उसका मतलब है कि बिजनेस को प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे और बिजनेस इन्वेस्ट करेगा। पर बिजनेस इन्वेस्ट तो तब करेगा जब डिमांड होगी। तो सरकार को डिमांड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार डिमांड की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जिनका जो रोजगार नहीं है उनको किस प्रकार से जो उनके हाथ में पैसा आए, उनको काम मिले, प्रोडक्टिव काम मिले, जिससे कि वो जो आगे कुछ और प्रोड्यूस कर सके, सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो सरकार ने जो लागू किया है वो पूरा का पूरा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का है। तो इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि अगर मेरा घर जल रहा है तो आके कोई कहे कि अब हम आपके घर के बगल में दमकल घर लगा देंगे, तो 5 साल बाद लगेगा, तब तक तो घर जल जाएगा। तो पानी तो आज फेंकने की जरूरत है, नहीं तो जो घर ही जल जाएगा। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो होती है वो तो 3 साल 5 साल में उसका रिजल्ट आएगा, पर डिमांड तो आज जनरेट करनी है ना। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। डिमांड जनरेशन हो उसके लिए माइक्रो सेक्टर, लोगों के हाथ में पैसा, ये सब होगा, तब जाके जो चीजें सुधर में आएंगी। अरुण जी, आप इसको पूरे आर्थिक संदर्भों में देख रहे हैं और जाहिर है कि आप अर्थशास्त्री हैं, तो उसी नजरिए से आप इस घोषणा को देख रहे हैं। लेकिन क्या ये विशुद्ध एक राजनीतिक स्टंट नहीं है, एक चुनावी घोषणा नहीं है जिसका केवल और केवल चुनावी एजेंडा है? नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कितनों को मिलेंगी, कितनों को दी जाएंगी, और सरकार ने क्या किया है नहीं किया, ये उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको एक माहौल क्रिएट करना है कि हम रोजगार भी पर भी काम कर रहे हैं। लोग भूल जाएं कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का वादा इस सरकार ने किया था, उसके बारे में चर्चा न करें। पूरा प्रोपेगेंडा इसी पर केंद्रित हो जाए। चुनाव के समय थोड़ा सा माहौल बदल जाए और हो सकता है कुछ और घोषणाएं इससे लगी और आ जाए बाद में। तो ये हम लोग इसको बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि आर्थिक तौर पर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। यानी कि इसको तो आप जब भुनाएंगे, आपका सिस्टम ऐसा है कि आप जो करते हैं उसको आप खूब अच्छे से लोगों के बीच में ले जाते हैं, उससे मतलब वाहवाही लूटते हैं, पर ये समस्या का हल नहीं है। तो मेरा कहना है कि समस्या और बिगड़ेगी आने वाले समय में, और हो सकता है कि इसका जो परिणाम सोच रहे हैं कि आगे 6 महीने 8 महीने में कुछ परिणाम अच्छा लोगों के बीच में जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो दुनिया में मंदी आ रही है, जो दुनिया में इन्फ्लेशन तेज है, हमारे देश में भी तेज हो रहा है, उसका असर अगले 4-6 महीने में काफी ज्यादा होने वाला है। और जब ये ज्यादा होगा तो ये सिर्फ आप ये प्रोपेगेंडा करके या एडवर्टाइजमेंट करके इसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो इनके जो स्कीम है कि हम ये करके एक वाहवाही लूट लेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। करने को तो सरकार के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सरकार जैसे 8 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, तो 8 साल क्यों कह रहे हैं? वो 8 साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल में क्राइसिस रहा है, तो इसलिए वो 8 साल की बात कर रहे हैं। वो अपने सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड टर्म में तो इतनी सारी डेथ हो गई, इतना जबरदस्त असर पड़ा अर्थव्यवस्था पे। तो वो 8 साल की बात कर रहे हैं कि देखो कितना हमने हेल्थ का दिया, कितना जो हमने हाउसिंग दे दिया, कितना लोगों को खाना बांट दिया, कितना किसानों को पैसा दे दिया। तो 8 साल की बात इसलिए कर रहे हो कि क्राइसिस है। तो जैसे कि जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन किया, तो पहले बहुत कहा मतलब कि न्यू फ्रीडम हो गया, लेकिन उसको फिर चुनाव में नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि लोगों की हालत खराब हो गई। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी 10 लाख जो नौकरियों की बात है, ये भी मुझे लगता है कि ज्यादा चुनाव के आते आते तक बात नहीं होगी, क्योंकि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उस बिगड़ी स्थिति में सरकार और क्या करेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई सही कदम नहीं उठाएगी, तो अगर ये यूक्रेन युद्ध चलता रहा इसी प्रकार से, नई कोल्ड वॉर चलती रही, तो इनको ये भी फायदा नहीं मिलने वाला। जी, ये बताइए कि सरकार, केंद्र सरकार में ही 9 लाख के आसपास पद खाली हैं और केंद्र पूरी सरकार के पास 30 लाख के पद आसपास पद खाली हैं। 30 लाख करीब राज्यों के
हिस्से के पद खाली हैं। तो गवर्नमेंट क्या केवल जो केंद्र सरकार के पद हैं उन्हीं पर फोकस कर रही है, उन्हीं को भरने की बात कर रही है, बाकी के मामले में चुप्पी क्यों है? देखिए, ये तो केंद्र सरकार के जो हाथ में है ना, वो केंद्र सरकार जैसे वो अनाउंस कर दिया, पर कितना उसमें से कर पाएंगे वो अभी तो डाउटफुल है। पर जैसे कि अभी आर्मी की भी बात हुई है ना, जिसमें कि बहुत सारे जो यूथ है वो जाना चाहता है, तो वहां पे तो कटौती की बात चल रही है कि अब हमें तो वहां पे लीन और मीन फोर्स करना है ना। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार खुद ही इस समय एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। एक तरफ बात कर रही है कि हम जो लोगों को और भर्ती करेंगे, दूसरी तरफ जो साथ ही अनाउंस कर दिया कि अब हम आर्मी में भर्ती कम कर देंगे। तो ये कुछ मतलब मुझे स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है कि ये मतलब किस प्रकार की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नौकरियां भरेंगे जिससे कि जो रोजगार पैदा हो, और दूसरी तरफ वो आर्मी का आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जो कम लोगों को रिक्रूट करेंगे, सिर्फ 40-45 हज़ार लेंगे, जबकि पहले 60,000 प्रति वर्ष लिए जाते थे। तो और इसका भी मुझे जबरदस्त विरोध हो रहा है देश भर में, जी इसको हाँ, जी लेकर हाँ, संदेह प्रकट किए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, युवाओं में काफी रोष है, वो प्रकट भी हो रहा है। बिहार वगैरह में जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, तो वो अपने जी हाँ। आप में बता रहे हैं कि बहुत नाराजगी इसकी वजह से फैल रही। तो मेरा यही कहना है कि जो सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश में है कि हम 10 लाख जो है नौकरियां भर देंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा चुनावी फायदा आने वाले समय में होगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ी हुई है और बिगड़ेगी, तो उसमें इतना ज़्यादा फायदा शायद ना हो जब तक कि सरकार अपनी बुनियादी नीतियां ना बदले। बुनियादी नीति जैसे मैंने कहा, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की जगह इस समय में डिमांड साइड पे ध्यान देना पड़ेगा, माइक्रो सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं किया तो इसका भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ फायदा चुनाव में होगा। सरकार सोच सकती है कि हाँ हम लोग फायदा ले लेंगे, पर हो सकता है कि फायदा ना हो, जैसे कि जीएसटी का फायदा नहीं उठा पाए, डिमोनेटाइजेशन का फायदा नहीं उठा पाए। उन्होंने बाद में चुनाव में कभी उसका जिक्र नहीं किया कि हमने जीएसटी लागू कर दिया, हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। वो तो उस समय उन्होंने जरूर फायदा उठा लिया, पर बाद में तो नहीं, क्योंकि जब लोगों को पता लग गया कि इससे तो हालत खराब है। और अभी जो स्थिति है वो इतनी बिगड़ी हुई है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना तेज है, तो असंगठित क्षेत्र तो पिस रहा है। संगठित क्षेत्र में भी क्योंकि जब डीएन यूटिलाइजेशन समय से नहीं होता है, वो 6 महीने बाद होता है, तो अभी तो उनकी भी हालत खराब हो रही है क्योंकि उनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तनख्वाह उतनी अभी नहीं बढ़ रही है। और फिर पता नहीं जी, अगर पैसा नहीं हुआ तो हो सकता है डीएन यूटिलाइजेशन भी ना दें या डिले कर दें, जैसे कि पहले भी 1-2 बार किया है डीएन यूटिलाइजेशन वगैरह। तो इसलिए स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। हमारे जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इधर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि जब दाम तेज होंगे तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू शायद उतना ना आए जितना सरकार सोच रही है, तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो मैक्रो पे लेवल पे जो चीज़ें खराब हो रही हैं कि इन्फ्लेशन भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है, करंट अकाउंट भी है, हमारा रुपया भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ें एक तरह क्राइसिस की तरफ संकेत कर रहे हैं, जिसमें सरकार की नीतियां नहीं बदली तो ये सिर्फ इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। तो आपको लग रहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है और इससे कोई स्थिति ना बदलने वाली है और ना ही लोगों की मनोदशा बदलने वाली, बल्कि गुस्सा और बढ़ सकता है, क्योंकि जब थोड़े मात्रा में रोजगार आते हैं और बहुतों को नहीं मिलते हैं तो वो नाराजगी और कई गुना बढ़ जाती। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब उनको अपनी नीतियां बुनियादी तौर पे बदलनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर ये नीतियां सरकार बदलने की स्थिति में या मानसिकता में नहीं है, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर बदलने का मतलब ये है कि आप रिच लोगों पर टैक्स लगाएं, ज़्यादा पैसा लाएं और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों के हाथों में पैसे दें ताकि डिमांड जनरेट हो, पहिया चले अर्थव्यवस्था का। उस रास्ते पर सोचा ही नहीं जा रहा है। सोचा ये जा रहा है कि अमीरों की झोली भरते जाओ, वही इन्वेस्ट करेंगे, वही जॉब क्रिएट करेंगे, जो उल्टी गंगा बहाई जा रही सरकार की तरफ से, और उसकी वजह से जो स्थिति निर्मित हुई है बड़ा ही दुखदाई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार, आज की बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते।